हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट लेक्चर और इसके अंदर से कंप्लीट आपका 100% सिलेबस कंप्लीट कराया गया है केमिकल रिएक्शन का। और पेपर में आपके इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसी के अंदर से टॉपिक्स आएंगे, इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे और आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिसने पढ़ा नहीं है वो भी पढ़ ले, जिसने पढ़ लिया है अच्छे से वो रिवीजन कर ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन को मैं आर एक्शन से डिनोट करूँगा ना अपने से। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है भैया, सिंपल शब्दों में समझो। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस या फिर तुम बोल सकते हो न्यू केमिकल भी बोल सकते हो इसको। न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, क्या बनता है भैया। तो इसको क्या करना है, समझ लेना है। केमिकल रिएक्शन वो होता है, वो एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं कि न्यू केमिकल फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया है कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से ना, O2 से, तो बनाता है आपका H2O मतलब वाटर, है ना। तो वाटर बनाता है। अब वाटर बनाता है भैया, तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये दोनों गैस थे ना, ऊपर से अलग अलग प्रॉपर्टी थे, यहाँ पर डायरेक्ट लिक्विड बन गया भैया। तो पूरा बेसिक नेचर ही बदल जाता है ना। अब ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है रिएक्शन कराना, ये एक सर्टेन कंडीशन में ही हो सकता है। और ये आप नॉर्मली रिएक्शन नहीं करा सकते, है ना। तो ये अपने माइंड में डाल लेना कि ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा, ठीक। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, क्या केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में भैया हमें थोड़ा समझा दीजिए अच्छे से, बहुत दिन से समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो समझ में कैसे नहीं आ रहा था, जो हम हैं तो समझ में कहे नहीं आएगा। ये कुछ नहीं है भैया, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसका है भैया, केमिकल रिएक्शन का। क्या है, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। अब केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसमें क्या करता है, ये यूज करता है कुछ सिंबल्स का और फॉर्मूले का। सिंपल भैया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन को दिखाता है किसके यूज से, सिंबल्स और फॉर्मूले के यूज से आपका दिखाता है। मतलब आप क्या कह सकते हो, केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ द यूज ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। क्या, विद द यूज ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो ये भी हो गया आपका। और जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है आपका ऑक्सीजन से, तो बनता है आपका H2O मतलब वाटर। तो यहाँ पे देखो, ये सिंबल नहीं है, ये सिंबल नहीं है, और ये दोनों क्या मिला, क्या हो रहा है, फॉर्मूला हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं भैया। तो अब जैसे Mg+O2
होता है ना, 2 mg होता है ना, आपके बुक में दिया होगा यार, इतना तो मान लो, है ना। तो क्या हुआ, mg क्या है, ये एक सिंबल है, किसका है, मैग्नीशियम का। पहले तो एक काम करना, तुम लोग ना हर सिंबल वाइज एलिमेंट्स को लर्न कर लेना, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कम से कम 31 तक तो लर्न ही कर लो, ठीक। क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी होगा लर्न करना। अब इसमें मैं थोड़ा सा और भी तुम्हें समझा देता हूँ कि ये इधर वाले पार्ट वाले जो हैं, जो रिएक्ट करते हैं, याद रखना, जो रिएक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं भैया, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो अपना रिजल्ट आता है ना, क्या आता है, रिजल्ट आता है ना, वो उसको कहते हैं हम क्या, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इसी तरह mg में भी ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, R से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। और ये क्या होगा, ये भैया ना प्रोडक्ट होगा। अभी तो बताया आपने, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि तुम्हें यार इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर भैया चेंज आएगा, क्या क्या प्रॉपर्टी बदलती हैं इसके अंदर। तो सिंपल सा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो आप। चलो यार लिखो, तुम छोड़ो, तुम खाली ना पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी मैं हूं ना। ऑफ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब कोई ये नहीं बोलेगा अनपढ़ों की तरह कि अरे यार रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है बाबू। तो इसमें क्या होगा, जब भी रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या, प्रेसिपिटेट। समझ गए ना, मैं समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ बस, ठीक। और इसके अंदर, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका गैस इवॉल्व होगा, मतलब गैस निकलेगा। क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सिंपल सी बात है। कलर चेंज होगा भैया, कलर चेंज हो सकता है। और टेम्परेचर भी चेंज होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेट चेंज होगा। स्टेट का मतलब भैया सॉलिड है तो कभी लिक्विड बन जाएगा, है ना। लिक्विड मैं कर दे रहा हूँ Lg से, ठीक। अगर कभी लिक्विड है तो गैस बन जाएगा। अब गैस है तो भी सॉलिड डायरेक्ट बन सकता है, और सॉलिड से गैस भी डायरेक्ट बन सकता है, और लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। तो अब इसको लर्न कैसे करेंगे हम भैया, तो सीधी सी बात है भैया, आप इतना तो याद ही कर लो कि फॉर्मेशन का आप F ले लो, इवोल्यूशन का आप G ले लो, और कलर का C ले लो, और टेम्परेचर का T ले लो, और स्टेट का S ले लो। मतलब क्या होगा, F। कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, अरे भैया ये क्या कर दिए। F आया यहाँ से, फिर उसके बाद G आया यहाँ से गैस से, फिर C से कलर आया, T से टेम्परेचर आया, S से स्टेट आया। अब इसको क्या तुम एक शॉर्ट ट्रिक में नहीं कर सकते, GST। आजकल तो जान ही रहे हो, GST बढ़ा दिया गया है, तो GST यहाँ से आ गया, और क्या बचा, FC। मतलब इतना जान लो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर GST
कि फैन क्लब वाली मेंबर हैं, है ना। नो ऑफेंस, ये समझने के लिए है, तो आपके लिए ही है, ये नहीं कि कुछ अलग वे में लेके चले जाए। ठीक, मतलब GST FC, मतलब GST का फैन क्लब। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, मतलब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अरे यार गजब की बात कर रहे हैं आप। इसमें हमें जानते हो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, है ना, एटम होते हैं जो ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इस इक्वेशन में, उन सारे रिएक्टेंट कैसे होते हैं, रिएक्टेंट की साइड वाले, बेसिक समझो तुम ना, रिएक्टेंट ये है, दोनों मिलके बनाते हैं या फिर तीनों मिलके बनाते हैं। रिएक्टेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं बस दो का एग्जांपल ले रहा हूँ तो तुम बस ये समझो कि दो ही रिएक्टेंट होते हैं, नहीं, है ना। और इधर प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है। तुम इतना जानो कि इधर जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट के एटम जो होंगे, इधर वाले और इधर वाले दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसी से ये फॉर्म हुआ है ना। और ये हम जानते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इधर का जो एटम होगा वो इक्वल होना चाहिए और इधर का भी जो एलिमेंट के एटम होंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल था वहाँ पे कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन की जानते हो, आपका जो प्रेजेंटेशन है आपका 2 है, वो 2 के फॉर्म में करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और H, ठीक, और ये भी H2 के ही फॉर्म में होता है। तो O2 प्लस H2 ना, ये क्या बनाते हैं, H2O, ठीक। तो अब यहाँ पे देख रहे हो तुम कि जो तुम्हारे O2 के मॉलिक्यूल हैं, जो O2 के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 हैं एटम और यहाँ पे एक एटम है, तो हम क्या इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, हाँ। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भैया ये ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास 2 था, तो इसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, इसका तो 4 आ जाएगा ना भैया, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी को यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया है। तुम तो बस समझते जाओ बस, और कुछ पे ध्यान मत दो, है ना, तुम बस समझते जाओ बस। फॉर एग्जाम्पल अब इससे पहले यार हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि हम लोगों को ये बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों ही पड़ती है यार, मैं भूल गया था। इसे ज़रूरत क्यों, हमें ज़रूरत क्यों ही पड़ती है बैलेंस का, इसलिए मैंने बताया ना तुम्हें, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो मैंने पहले ही तुमको क्या नाम बता दिया यार, मैं भी तुम्हारी तरह होते जा रहा हूँ। अब प्रैक्टिस के लिए तुम देख सकते हो कि
प्रैक्टिस मतलब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं हम पहले। एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं Fe+H2O, ठीक। अब इसको तुम पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम लोग इसके अंदर सिंपल सा है, हम पहले नंबर ऑफ एटम्स को गिनेंगे। जैसे Fe है ना, Fe आपका H वाला फिर O, ठीक। और आपका ये रिजल्टेंट जो आता है आपका आता है F3O4 प्लस H2, ठीक। हम पहले गिन लेंगे इधर की तरफ ना, इधर की तरफ आपका 1 है, इधर की तरफ ये 2 है, इसके जो एटम है ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 1 है, ठीक। वहीं पे जो प्रोडक्ट की साइड है, वो प्रोडक्ट की साइड पे आप देखेंगे तो Fe जो है वो 3 है और ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक। अब हमें क्या बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? हाँ बिल्कुल करेगी। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 है तो क्या मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। फिर मैं यहाँ पे फिर चेक करूँगा कि अब कौन सा एलिमेंट बाकी रह गया। तो हमारा जो Fe है वो तो बैलेंस हो चुका है यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और फिर उसके बाद H2, यहाँ पे हमारे पास 2 H2 हैं, है ना, यहाँ पे 2 H2 हैं और यहाँ पे भी 2 H2 हैं, तो ये भी दोनों बैलेंस हैं, ठीक। ऑक्सीजन की बारी। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ यार, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे देखो अब प्रोडक्ट साइड यहाँ पे क्या 4 2 8 हो गया, 8 मॉलिक्यूल हो गए हाइड्रोजन के ना, 8 मॉलिक्यूल हो गए, और यहाँ पे आपका ये तो इक्वल हो ही गया, आपका यहाँ पे 4 तो हो गया, ये मान लो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब भैया फिर से ये जो हाइड्रोजन वाला है ये दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करें कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, है ना। हाँ, तो इस वीडियो में इस वाले सेक्टर में ये आपका एग्जाम्पल के साथ ख़त्म होती है कहानी। अब आके अपना आप प्रैक्टिस पे ध्यान देना। और हाँ, ये बहुत ध्यान देना कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना। ये आपका ये कहाँ गया यार, ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है, मैं ये बता दे रहा हूँ तुमको, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, कम से कम 2 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, ये फिक्स है, 100% फिक्स है यहाँ से। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करके करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। हमारे तो इसके हिसाब से सिंपल सा ये है, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन टाइप होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन, ठीक। फिर उसके बाद आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाते हैं यार, कुछ जो साइड वाले हैं। फोटोकेमिकल मेन तो आपके चार ही हैं, ये देखोगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसी को वो बस आपका उसका डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है ये। तो अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक। एक मैं स्लाइड और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। मैं 1 बाय 1 हम सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लेंगे और अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे, है ना। क्योंकि हम बैठे ही हैं मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, तो तुम लोग टेंशन ना लो, मैं एक एक चीज़ बताता जाऊंगा, बस प्रैक्टिस करते जाना, ये बस ध्यान रखना। तुम केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपना जो टॉपिक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है भैया, 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्टेंट मिलकर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलकर मतलब कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो रहा हो, है ना, जैसे A + B अगर मान लो हो जाता है C बन जाता है ना, या फिर A + B + C + D फिर उसके बाद बन जाता है E ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो रहा है। 2 या 2 से अधिक मिलकर रिएक्टेंट जब भी बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है ना। आप सिंपल सा समझ लो। अब इसका एक एग्जाम्पल भी है अपने पास, Mg + O2 क्या बनाता है, MgO प्लस क्या होती है, हीट रिलीज होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। अब इसके अंदर अपना ये भी है कि MgO वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपेरिमेंट है MgO का, वो तो हम इसमें याद कर लेंगे कि हमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। जैसे अब ये भी पूछ सकता है कि जब Mg बर्न होता है तो कैसे फ्लेम के साथ होता है, तो क्या होता है, वो डिजलिंग वाइट फ्लेम देता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, वेरी ब्राइट लाइट, ठीक। और ये भी है, हीट एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर से, एरो मतलब रिलीज हो रही है भैया ना, ये समझ लेना बाबू। और जो सफ़ेद रंग का आपका वाइट MgO का प्रेसिपिटेट आपका पाउडर बन के आपके ग्लास में, जो आपका जार के ग्लास होता है ना, उसके अंदर जाके
जमा हो जाता है। ये अपना एक्सपेरिमेंट है और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, और ये एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक अभी तुम जान लो कि जिसमें हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक होगा। चलो उसके लिए तभी बहुत है। एक और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं कि वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आई। हमारी आँखों से क्यों दूर रखना चाहिए? मैं बोल दे रहा हूँ और आंसर मैं दे दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ये एम जी वाला बता रहा हूँ मैं ना, समझ लेना यार, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। एक्सोथर्मिक होता है और ये मैंने बताया ना, डिजलिंग, बहुत ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट आपका आता है और इसकी वजह से आप इतना ज़्यादा ये ब्राइट रहेगा कि आप कुछ देर के लिए देख ही नहीं पाओगे, कुछ देर के लिए आप देख ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद अपना दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। हम सैंड पेपर एमजी से क्यों रब करते हैं? सिंपल ये समझो, किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि जो भी एमजीओ होता है, जैसे ही वो एयर के कंटेंट में आएगा तो वो एमजीओ के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम किस लिए करते हैं? उसके अंदर से हम उस लेयर को हटाना चाहते हैं, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? यहाँ से कंटिन्यू है। मैग्नीशियम, देखो यार राइटिंग मेरी थोड़ा इस पर चल नहीं पा रही है, इतना ध्यान रखना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अ मैग्नीशियम रिबन। हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों सैंड पेपर से रब करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो जब रखा रहता है तो ऑलरेडी उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर्स बन जाते हैं और हम उस लेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको रब करते हैं। सिंपल बात है। और हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका क्विक लाइम वाला। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CaO, ये सॉलिड में आपका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है और बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं? होल ट्वाइस बोलते हैं। और ये कैसा बनाता है? एक्वस सॉल्यूशन बनाता है ये, और इसमें भी हीट रिलीज होती है। तो ये भी जान रहे हो एक्सोथर्मिक ही आएगा, है ना। अब इसे जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो CaO है इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसे क्या बोलते हैं हम? स्लैग्ड लाइम, ठीक।
लर्न कर लो इसको। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब इसके अंदर हमें लर्न करना है, इस रिएक्शन से हमें क्या क्या हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ में एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज हो रही है ना। फिर उसके बाद ये तुरंत ही आपका रिएक्ट कर देता है वाटर से। तो क्या होता है, ये एक आपका स्टेटमेंट है, क्विक लाइम रिएक्ट vigorously with water with H2O, ठीक। फिर उसके बाद हम इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि हम वाटर को स्लोली क्यों ऐड करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम धीमे धीमे स्लोली वाटर ऐड करते हैं, नहीं तो एक झटके में होगा तो ब्लास्ट होने का डर रहता है, ठीक। अब इसका यूज कहाँ पे है, यूजेस मेकिंग सीमेंट, किसमें यूज है, सीमेंट बनाने में। उसके बाद आते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, सिंपल सा है। तुम हमेशा ही सिंपल वर्ड में याद रखोगे तो तुम्हें लर्न होगा। और ये क्या है, सिंपल है, ये है रिवर्स, किसका, कॉम्बिनेशन का। दो दो मिलके जुड़ रहे थे और ये एक मिलके टूट रहा है ना। दो जोड़ के एक बन रहे थे, और ये बताओ, ये तो जैसे कि एक लड़का एक लड़की शादी के बंधन में बंध गए, तो क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जस्ट एग्जाम्पल भाई। और अब ये दोनों का रिश्ता अगर टूट जाता है, डाइवोर्स करा देते हैं सिंपल, तो इसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स तो देना ही पड़ेगा ना, है ना, तोड़ाने के लिए, अपने से तो नहीं तोड़ेंगे। तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। एग्जाम्पल अपना अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा, इससे तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाओगे। अब इसमें क्या करना है, वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं, टू और मोर, ब्रेक लिख दे भैया, नहीं तो ये भी नहीं समझ पाएंगे। ब्रेक टू और मोर प्रोडक्ट में, मोर प्रोडक्ट में टूट जाता है। जैसे कि ए सी है या फिर ए बी है, तो ए प्लस सी, ए बी सी, तो ए सी बी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इसको कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी जो के टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में इसी वाले स्लाइड में हम सारे को समझ लेंगे यार, सभी को समझ लेंगे, सारे को नहीं बोला जाता। हीट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से अगर मान लो हम यूज कर रहे हैं, उसकी मदद से हम रिएक्शन को करा रहे हैं, तोड़ रहे हैं।
लाइट, हीट को जान ही रहे हो तुम, थर्मल, थर्मल भी बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक से आया इलेक्ट्रो, किसके लिए काम आ रहा है? केमिकल रिएक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रो केमिकल। फिर उसके बाद लाइट क्या कहते हैं? फोटो। ठीक, मतलब क्या करना है, हमें किसी भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ना है तो अगर हमें हीट की मदद लेनी पड़े ना, अगर हमें उसको गर्मी देनी पड़े तो वो क्या कहलाएगा? आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। और वहीं पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। और वहीं पे अगर आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो फोटो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, पहला क्या था आपका? लाइम वाला, CaCO3 वाला। ठीक, इसको हम तोड़ देंगे तो CaO और CO2 में हो जाएंगे। यहाँ पे हीट का जो सिंबल होता है हम ट्रायंगल की तरफ बनाते हैं और यही हमको यूज़ करना है। अब ये जान रहे हो ये क्विक लाइम है और ये बस इसके लिए तुम्हारे नया होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन, जो चूना होता है ना वही। और CO2 तुम जान ही रहे हो, गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये सीमेंट में यूज होता है और ये आपका प्लास्टिक। फिर उसके बाद अब हम आते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल। और ये ध्यान रखना, ये आपका 2024 में आया है क्वेश्चन यहाँ से कि इस ये जो रिएक्शन रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा आपको CaCO3, फिर उसको रिएक्ट करके दिखाएगा A+CO2, है ना। ये आपका क्या होता है? तो तुम्हें पता रहना चाहिए ये क्विक लाइम है। क्या है? क्विक लाइम है। या फिर ऐसे ही दे दे कि आपका एरो दिखा के दे दे CaO+CO2, है ना, तो बनता है एक प्रोडक्ट है, उसको क्या कहेंगे? CaCO3। उसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। और ये 2024 में आया है क्वेश्चन आपका यहाँ से। थर्मल के और भी मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। थर्मल के एग्जांपल आपके हैं FeSO4, सारे आपका FeSO4 को हम जब हीट करते हैं तो बनता है आपका FeTO3। ठीक, वो कैसा? सॉल्ट प्लस SO2, ठीक, गैस की फॉर्म में, और SO3 ये भी गैस फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड।
और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट। ये तो आपको लर्न ही होगा अब तक यार, फेरस सल्फेट। और हम इसको भी बोलते हैं हीट। हीट देंगे ये टूट के निकल जाए, बन जाएगा। ठीक। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इससे ये बनते हैं कि आपका जो SO2 है और SO3 है, ये दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और दोनों एयर पॉल्यूटेंट हैं, एयर पॉल्यूटेंट हैं। ठीक। और इससे हमें क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है। इसमें इसमें आपका हीट रिलीज भी हो रहा है, और जो बर्निंग ऑफ सल्फ़र है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो इसका जो स्मेल होता है, जो आपका SO2 का स्मेल है, वो सफोकेटिंग होता है। आप सिंपल ये समझो, सफोकेटिंग मतलब जो सड़ा हुआ अंडा का जो स्मेल होता है ना, वो आपका SO2 के जैसा होता है। फिर उसके बाद एक और आपका एनसीईआरटी ने लिया है, PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम पर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नहीं यार, क्या NO3 थोड़ी है, लीड नाइट्रेट। अब इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो बनेगा अपना PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, और ये आपका सॉलिड के फॉर्म में। ठीक। अब इसे बोलते हैं हम लोग लीड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका वाइट कलर का। किस कलर का होता है, वाइट कलर का। और उसके बाद लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। अब ये कौन से रंग का होता है, ये होता है येलो। किस कलर का होता है, येलो। और NO2, NO2 ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, धुआं जिसे बोलते हैं, फ्यूम्स होते हैं। ठीक। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जब हम जो लीड नाइट्रेट करेंगे तो कैसा आवाज़ साउंड देता है आपका, चटर, मतलब क्रैकिंग साउंड आपको मिलता है यहाँ से। और जो ब्राउन फ्यूम से जो ब्राउन फ्यूम है NO2, NO2 जो ब्राउन फ्यूम है वो बहुत ज़्यादा स्मेल बैड होता है, या फिर इरिटेटिंग स्मेल होता है, मतलब परेशान हो जाओगे, इरिटेटिंग स्मेल होता है। ये बुक में दिया है। और आपके येलो पार्ट आपके ये छूट जाते हैं, येलो। और NO2 का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ये भी। और ये आपको जब आप लिटमस पेपर में चेक करोगे तो आपका जो लिटमस पेपर है वो उसको ये रेड में बदल देगा, रेड लिटमस में बदल देगा। और ये थर्मल के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, थर्मल के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक।
अब 2023 में क्वेश्चन आया था कि आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम ही बनाना था इसी का। और एक क्वेश्चन ये भी था कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ लीड नाइट्रेट इज हीटिंग इन अ बॉइलिंग ट्यूब आर। जब PbNO3 ट्वाइस को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो मैंने बताया ना अभी जो पीछे था, जो मैंने अभी पीछे था ना PbO प्लस NO2 देख रहे हो, वो पीछे ही दिया है, पीछे मतलब 2024 में ही आया है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन में। इलेक्ट्रोलिटिक में केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्शंस जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़े, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़े केमिकल रिएक्शन को तोड़ने के लिए। सिंपल ये इस भाषा में लर्न कर लो। अब इसका जो एग्जांपल है अपना क्या है, H2O है। H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके अंदर हमने करंट दौड़ाया, इलेक्ट्रिक करंट, तो H2 में टूट गया और O में टूट गया, O2 में। अब इसकी एक्टिविटी तुम्हें लर्न कर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एक्टिविटी का जो फिगर है ना, जो आपका दिया गया है फिगर, उसको लर्न कर लेना। और हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि क्या क्या हमें मिलता है, तो इससे हमें ये मिलता है कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस है ना H2, वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो रेशियो है और H2 और O2 का, वो हमारा है 2:1 के रेशियो में निकलता है। सेकंड, जब आप कैंडल लगाओगे, जब टेस्ट ट्यूब में से निकलेगा जब एयर, तो वो आपको पॉप साउंड देगा। हाइड्रोजन जब वहाँ से जाएगा तो वो आपको क्या देगा, पॉप साउंड देगा। आप जब मैच स्टिक वहाँ पे लाओगे या फिर आप जब कैंडल लगाओगे तो पॉप साउंड देके फिर उसके बाद कैंडल आपकी बुझ जाएगी, कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और तीसरा हमें क्या पॉइंट मिलता है, ये दोनों H2 के हैं ना, ये कॉम्बस्टिबल तो होगा बट ये कंबशन का सपोर्टर नहीं होगा, मतलब कंबशन नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल ये बात है। और जैसे ही जब जहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, अगर वो कैंडल है तो वो बहुत अच्छे से जलना चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ वो कंबस्टेबल तो नहीं है, नॉट कंबस्टेबल, बट सपोर्ट्स कंबशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि 2023 में जो आपको क्वेश्चन आया है वो आया है कि while electrolyzing water before passing the electric current, some drop of an acid are added. Why? Name the gases liberated at the cathode and anode. Write the relationship between the volume of a gas collected at anode and the volume of a gas collected at cathode. तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देख लेना। मैं उस एक्सपेरिमेंट को आप देख लेना प्रॉपर। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए गए हों आप उसको ज़रूर देखना।
अब आता है अपनी बारी फोटोकेमिकल की। किसकी? फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और रिएक्शन, या फिर उसको फोटोलाइसिस बोलते हैं ना, इसको ध्यान रखना भैया, नहीं तो क्या पता तुम अरे भैया सर जी ने ना गलत पढ़ा दिया, भैया ने ना गलत पढ़ा दिया। फोटोलाइसिस, ठीक। इसमें जो अपना पहला एग्जांपल है वो AGBR है। क्या है? AGBR। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं तुम्हें अपने से पढ़ना है। क्या करना है? अपने से पढ़ना है। मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तुम्हें अपने से पढ़ना है इसको। इसमें क्या होगा? सनलाइट, आप सनलाइट लिखना, मैं इसी तरह लिख के निकल जाऊँगा। AG टूट जाएगा और BR2 भी टूट जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा अपना एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसके लिए भी अपना सनलाइट दे आएगा, फिर उसके बाद Ag अलग हो जाएगा और OG मतलब Cl2 अलग हो जाएगा। ये जो Ag होगा आपका ये ग्रे कलर का होगा। क्या होगा? ग्रे कलर का होगा। और AgCl किस कलर का होगा? ये आपका वाइट कलर का होगा। तो देख रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये टूटेगा तो क्या क्या निकलेगा। यही सब क्वेश्चन ध्यान देने पड़ेंगे हमें। और इससे हमें पता चलता है कि जो AgBr होता है सिल्वर क्लोराइड, AgBr और AgCl को इसीलिए हम लोग अंधेरे में रखते हैं। क्या रखते हैं? ब्लैक बॉटल्स के अंदर रखते हैं। किस लिए रखते हैं? सनलाइट से छुपाने के लिए रखते हैं। सनलाइट से छुपाने के लिए रखते हैं, नहीं तो रिएक्ट करके Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, या फिर Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये वाइट फोटोग्राफी और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट वाई। तो जान ही रहे हो तुम, उस समय रिएक्ट करके बनाता है। ये 2023 में आपको क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद राइट द का नाम है ग्रे कलर में हो जाता है। फिर राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन चाइना डिश। अभी मैंने बताया ना AgCl सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर था? वाइट कलर था ना। तो 2023 में ही ये मैं आपको बता रहा हूँ आंसर। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। सिंपल। क्या था? केमिकल रिएक्शन क्या था? ये आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन था। और इक्वेशन तो जान ही रहे हो। स्टेट 1 यूज ऑफ रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज। AgBr और AgCl एक और बता रहा है तो AgBr आप यूज कर लेना। और ये वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। क्या होता है? यूज होता है, ठीक। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो कुछ तो मैं ही करा दे रहा हूँ, कुछ अपने से भी कर लेना, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे ना, है ना, क्योंकि हमें मन कर रहा है फास्ट चलने का, ठीक। इससे क्या है, इसमें क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल
मोर रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound, ठीक। इसमें क्या करें, इसमें देखो A प्लस बी सी, ठीक। अब इसमें A जो है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है इन दोनों के अपेक्षा ना, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, ये B वाले को ना धक्का मार के भगा देगा। क्या करेगा, जो मजबूत आदमी होते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं। और ये आपका कलयुग का एक सच्चाई है। तो बी स्ट्रॉन्ग है ना, बी स्ट्रॉन्ग। तो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मैं सही हूँ तो आप समझ रहे होंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज सिंपल, मतलब इतना जान लो कि जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले जो सभी एलिमेंट्स होंगे उनको डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम देख लेते हैं। ये है आपका के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू फिर एच जी फिर ए जी ए यू, ठीक। ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी। ये हैं आपके लेस रिएक्टिव मेटल और ये हैं आपके यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और ये हैं आपके मोस्ट रिएक्टिव या फिर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट बोल दो नहीं तो भैया लोग आ जाएंगे, अभी कहेंगे सर ये तो आपने गलत बोला। तो जैसे इस एग्जांपल से तुम जान लो कि अगर हम रिएक्ट कराते हैं Pb प्लस CuSO4 तो क्या रिजल्टेंट में आएगा, है ना। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो अभी मैं तुम्हें पीछे दिखाता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, इसीलिए तुमको इसको लर्न कर लेना है। देखो KNA मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, फिर उसके बाद Pb मतलब लीड और हाइड्रोजन Cu मतलब ये Pb जो है ये आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो क्या बनाएगा ये आपका बनाएगा PbSO4 प्लस Cu को भगा देगा। क्या करेगा, भगा देगा Cu को, कहेगा भागो यहाँ से। क्या कहेगा, भागो। और उसी तरह Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। अब फिर से जाओ यहाँ पे और ध्यान से देखना, आँख खोल के देखना, आँख ही खोलना कि अब यहाँ से देखो तुम Fe कहाँ है, यहाँ पे है, Cu कहाँ है, नीचे। तो फिर क्या करेगा, ये मार के भगाएगा। क्या करेगा, मार के भगा देगा इसको। तो बनाएगा क्या,
FeSO4 प्लस Cu को निकाल देगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि FeSO4 का रंग क्या होता है। मैंने नहीं लिखा है, बता दो भी। लाइट ग्रीन। और CuSO4 का कलर कैसा होता है? ब्लू, नीला थोथा इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। और Cu का कलर क्या होता है? रेडिश, और रेडिश ब्राउन। क्या होते हैं? रेडिश ब्राउन। और ये आपका एक्सपेरिमेंट में है, तो एक्सपेरिमेंट पे जरूर ध्यान दे देना, अच्छे से पढ़ के चले जाना और नंबर पा जाना। ये है। फिर उसके बाद एक ZnSO4 वाला है। ZnSO4 वाला आपके पास एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। क्या हुआ? यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और आप नहीं करके आएंगे। यही हमारी आपसे आशा है। नहीं ऐसा नहीं बोलते। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बारी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बारी, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे? इसमें यह है कि इसमें दो एलिमेंट्स होंगे, दो सब्सटेंस होंगे, और दोनों ही जो दो मजबूत होंगे वो अपने अपने कंपाउंड्स बना लेंगे। मतलब सिंपल सा है कि इसमें क्या होगा? इसमें एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ किसका होगा? आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। हमारे तुम्हारे बीच में थोड़ी ना होगा, रिएक्टेंट के ही तो बीच में होगा। जैसे कि अगर आप AB प्लस CD, ठीक, फिर उसके बाद बनता है AD प्लस BC, ठीक। ये आपका अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये हाईली रिएक्टिव, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, C को, A ने C को रिप्लेस कर दिया और B ने D को रिप्लेस कर दिया। मतलब दोनों मिलके बना लिए अपना एक्सचेंज, अपना आयन को चेंज कर दिया। जैसे जो यहाँ पे B आपका C के पास चला जाता है और ये इसके पास चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, Na2SO4, ठीक, प्लस BaCl2, ठीक। अब ये क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस क्या बनाएगा? NaCl, ठीक। अब ये यानी BaSO4 क्या होगा? ये वाइट प्रेसिपिटेट है, PPT, ठीक। और जो BaCl2 होगा वो कलरलेस होगा। और ये भी जो Na2SO4 जो होगा, सोडियम सल्फेट, वो होगा कलरलेस आपका। ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, तो इसको ध्यान रखना और क्वेश्चन मत करके आना। क्वेश्चन कर दोगे तो नंबर आ जाएंगे ना, और नंबर तो अपने को लाना नहीं है, नंबर नहीं लेना है। अब इसमें ये भी जो पिछले वाला था आपका एक्टिविटी का ही था, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और एक थोड़ा सा समरी वाले में दे रहा हूँ मैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, नहीं तो सब लोग कहेंगे ये अब नहीं पता था। ये अगर हीट इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, हीट हो तो एक्सोथर्मिक होगा, और हीट इन रिएक्शन भैया, नहीं तो इसको भी गलत में समझ लोगे तुम लोग। जैसे अगर A प्लस B
बनाता है, सी प्लस हीट निकलता है, मतलब हीट निकलता है, तो एक्सोथर्मिक। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है इसके, पहले तो ब्रीथिंग ही है ना, ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक, और इसका फेमस जो इक्वेशन है वो जान ही रहे हो, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है मतलब समझ लो एनर्जी जहाँ पर रिलीज होगी वहाँ वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, और जहाँ पर लगाएंगे वो एंडोथर्मिक होगा। और एक एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ Mg, रिबन भी होता है, Mg प्लस O2 MgO। ठीक, फिर उसके बाद CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट, हीट निकलेगा भैया, हीट निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा। ठीक, फिर एक बात तुम क्विक लाइन का देखे ही, एंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें हीट डालते हैं, इसमें ऐसे अगर ए को तोड़ना है, ए को हमने तोड़ा, हीट डाल दिया। ठीक, और बी और सी, बी प्लस सी निकल गए, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, मतलब हमने हीट इसको दिया, तोड़ने के लिए हीट हमने दिया, इसको क्या किया, हीट दिया। तो जो भी आपके जैसे कि जो फोटोलिटिक होगा उसमें जान रहे हो कि एनर्जी जो देगा वो हीट ही देगा, एक तरफ से सनलाइट जो देगा, तो वो भी एंडोथर्मिक है। और कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो CaCO3 वाला जो था वो भी आपका एंडोथर्मिक है। और FeSO4 जो है वो भी है। फिर के बाद PbNO3 का होल ट्वाइस वाला भी है। फिर के बाद AgBr भी है। फिर उसके बाद H2O भी है, इसी तरह से भी हैं। अब हम लोग चैप्टर के बहुत ज़्यादा एंड के पास हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन इसी को खींच लेता हूँ मैं यार, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहते हैं क्या होता है, इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, फिर एक बार रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। इट इज़ अब इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए इफ ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर ए का ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन तभी कहेंगे अगर ए ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ये। और एडिशन के वहीं जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे एडिशन ऑफ, यहाँ पे फंडा रिवर्स है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन ऑफ बी इफ बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर बी को रिड्यूस कर देंगे तो ही आपका रिडक्शन ऑफ बी होगा। वहीं पे आपका ए का जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीडेशन तभी कहेंगे जब ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तब। और यहाँ पे बी जब रिड्यूस्ड हो जाएगा तब, है ना। इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ बी इफ बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड।
और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं ZnO+C, है ना। यहाँ पे क्या Zn+CuO, ठीक। अरे Cu नहीं है यार, ओ माय गॉड। CO, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है और यहाँ से हटा दिया गया, ठीक। और यही बात हम करें, देखो यहाँ पे हुआ है आपका, अरे यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहाँ पे हुआ है आपका रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है आपका, यहाँ पे हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। उसी तरह CuO+H2, Cu+H2O, ठीक। अब यही प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सिंपल। और जहाँ पे दोनों ये भी है कि और यहाँ पे देखोगे तुम तो एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इस ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होंगे, ये रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो देखें अभी कितने टॉपिक बाकी रह गए हैं। देखो तुम्हारे लिए ऑक्सीडेशन ऑफ जो कॉपर है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर Fu, ऑक्सीडेशन ऑफ Cu, ठीक। ये आपका एक्टिविटी में है, तो इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। इससे मैं सिंपल सा ये है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। Cu जो होता है वो रेडिश ब्राउनिश होता है, प्लस O2 क्या कहते, तो कोई कलर नहीं होता है। CuO जो होता है वो ब्लैक कलर में लास्ट में निकलता है। और इसको क्या कहते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। यही ऑब्जर्वेशन है आपका। फिर उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है अपना जो टॉपिक है लास्ट, कोरोजन। क्या है, कोरोजन। कोरोजन है व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। किससे, एक मेटल होता है वो अटैक हो जा, इफ अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। क्या, मॉइस्चर।
ऑक्सीजन, वाटर वेपर, एसिड, इट इज सेड टू बी कोरोड। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच अ मेटल इज अटैक्ड बाई इट्स सराउंडेड substance like water vapor, oxygen, acid, etc. It is said to be corrode and the process is called corrosion. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर उसके बाद टर्निशिंग ऑफ कॉपर, ये फिर टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। लास्टली अपना टॉपिक आता है वो है रेंसिडिटी। आखिर में आ ही गया, नहीं आ ही गया आखिर में। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी क्या होता है? टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल containing fat, oil changes when it left exposed to air for a long time, है ना? ठीक। टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट, ऑयल चेंजेस व्हेन इट लेफ्ट ओवर ऑन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाता है, इसकी वजह से ये रेसिडिटी हो जाती है, जो खाना खराब हो जाता है वही है लास्ट। और इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिवेंशन हमारा क्या है? इसके लिए अपने पास है एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, जान ही रहे हो, जो कुरकुरे वाले पैकेट होती है, ये आप मान लो कुरकुरे वाले पैकेट होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है। किस लिए डाला जाता है? ताकि इसके अंदर का जो कुरकुरे रखा हुआ है वो ख़राब ना हो। तो ये एक ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट है। और या फिर आप जान रहे होगे कि, चलो इससे सही समझ गया तुम, इतना तो समझदार हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट हो गया आपका। और मैं जो बताया हूँ आप उसको फॉलो करो, आप अच्छा मार्क्स पाओगे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो ताकि इस चैनल को ग्रोथ मिल सके और हम आपकी अच्छे से हेल्प कर सकें। हम अपनी तरफ से आपको आपके लिए 100% दे रहे हैं। क्या आप दे रहे हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।